तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में, जहां पर हमको देखने को मिली ड्राफ्ट की नाइट 2। और सही बताऊं तो ड्राफ्ट की नाइट 1 से कंपेयर करें तो आज हमको सच में ऐसी चीज देखने को मिली जो कि उथल पुथल मचाने वाली थी। कुछ शॉकिंग हमको चीजें देखने को मिली, सुपरस्टार्स इधर उधर हो गए। सारे रिजल्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ड्रॉ के एपिसोड में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई। गोल्डबर्ग हमको शो के ऊपर देखने को मिले और गोल्डबर्ग थे अपने स्पीयर के साथ एक्शन में। तो क्या कुछ हुआ शो पर, सारी चीज वीडियो में डिस्कस होंगी। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब सबसे पहले गाइस रॉ के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या हुआ शो के ऊपर, क्या मेरे रिएक्शंस है, और उसके बाद बात करेंगे ड्राफ्ट के रिजल्ट्स के बारे में एक साथ। सबसे पहले शो की स्टार्टिंग हमको बेकी लिंच के साथ देखने को मिलती है और वो कहती है कि भाई रॉ के ऊपर दोबारा से आकर काफी अच्छा लग रहा है। और वो उसके बाद बात करती है कि वो लॉन्गेस्ट रेनिंग रॉ की चैंपियन थी। वो यहाँ पर बेकी टू बेल्ट्स बनने की बात करती है, क्योंकि वो कहती है कि वो चैंपियन थी, उन्होंने कभी भी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को हारा नहीं था और वो स्मैकडाउन की चैंपियन तो है ही, तो दोबारा से चैंपियन बनने में क्या जाता है। अब क्योंकि इस समय रॉ की चैंपियन कौन है, शार्लेट फ्लेयर, तो शार्लेट फ्लेयर बाहर आती है और वो कहती है कि अच्छा तुम बेकी टू बेल्ट्स तो बनी थी, लेकिन उससे पहले तुम बेकी प्री शो थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ना कि बेकी लिंच जो है उनकी बुकिंग बेकार होती थी, तो वो प्री शो के ऊपर आती थी। तो ऐसा कहकर यहाँ पर जो शार्लेट फ्लेयर है वो उनके ऊपर शॉट लेती है। इसके बाद बियांका ब्लेयर भी आती है। इन तीनों के बीच जो है भसड़ सी मच रही है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी इनके बीच जो है तकरार हो रही थी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये मेरे सही बताऊं तो ओपनर के हिसाब से मेरे को काफी बोरिंग सा सेगमेंट लगा। एक तो अभी स्टोरी लाइन ना प्रॉपर दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अभी ड्राफ्ट का टाइम चल रहा है, तो प्रॉपर कोई स्टोरी लाइन चल नहीं सकती जब तक अभी आपको पता है क्राउन जूल तक तो सुपरस्टार्स इधर उधर जा सकते हैं। ड्राफ्ट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे नहीं, मतलब ड्राफ्ट के बाद सुपरस्टार्स अभी तो इधर उधर हो सकते हैं। जैसे जो ड्राफ्ट के अंदर हमने चीजें देखी हैं उसका इफेक्ट अप्लाई होगा क्राउन जूल के बाद। तो अभी जो प्रॉपर स्टोरी लाइन है वो होगी नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर मैं कह सकता हूँ खुद भी मजबूर है। तो इस वजह से हमको यहाँ पर सीन देखने को मिलता है और मैच जो है मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर देते हैं एडम पियर्स और सोनिया डेविल, शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के बीच में। तो ये यहाँ पर हमको ओपनर से सीन देखने को मिलता है। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस जेमिन प्रीस्ट के बीच में। अगेन यहाँ पर कोई स्टोरी लाइन नहीं है, हमको सिर्फ वन ऑफ मैचेस देखने को मिल रहे हैं। जेफ हार्डी यहाँ पर ऑब्वियसली चैंपियनशिप जीतने वाले नहीं थे, क्योंकि वो तो स्मैकडाउन के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर डेमिन प्रीस्ट ने जो है उनको पिन करके हरा दिया है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद हमको जो है ऑस्टिन थियरी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता है अब रॉ ब्रांड का पार्ट हो चुके हैं। और वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि वो जेफ हार्डी के बड़े वाले फैन है और उनको जेफ हार्डी के साथ सेल्फी चाहिए। अब सेल्फी लेते लेते पहली वो सेल्फी लेते हैं और उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करके उनको गिरा के उनके ऊपर सेल्फी लेते हैं। मतलब जेफ हार्डी का पूरा यूज यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ऑस्टिन थियरी के डेब्यू को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सके। लेकिन जेफ हार्डी की ऐसी बुकिंग देख के भाई ऐसे सीरियसली मजा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन थियरी के लिए शायद कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं। इसके बाद गाइस हमको शेना बेजलर और डेना ब्रुक का मैच देखने को मिलता है। शॉर्ट ही मैच था, शेना बेजलर ने यहाँ पर सबमिट करवा दिया डेना ब्रुक को। इसके बाद डू ड्रॉप आती है सेव करने के लिए, शेना बेजलर उनके ऊपर अटैक करती हैं। हालांकि डू ड्रॉप को इसके ऊपर ज्यादा कोई उनका असर नहीं पड़ता। अली एंड मंसूर वर्सेस हुम्बर्तो कैरियो एंड गार्जा के बीच हमको गार्जा का टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है और ऐसा लग रहा है कि हुम्बर्तो एंड गार्जा की जो टीम है उसको कुछ स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से हुम्बर्तो कैरियो एंड एंजल गार्जा की जो टीम है वो जीत चुकी है अली एंड मंसूर के ऊपर। तो देखते हैं फ्यूचर में जाकर इनके लिए जो है वो क्या डायरेक्शन होती है। इसके बाद गाइस हमको यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है बिगी का, जो कि नेक्स्ट आते हैं और वो यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे एक बार फिर से ड्राफ्ट के अंदर उनके जो साथी हैं वो दूसरे रोस्टर के ऊपर हैं, दूसरे ब्रांड के ऊपर हैं और वो आ चुके हैं दूसरे ब्रांड के ऊपर। वो कहते हैं कि लेस्ली को उन्होंने हरा दिया, लेकिन लेस्ली को हराने के ठीक बाद एक ऐसे बंदे ने उनको चैलेंज किया जो कि बिल्कुल भी कोई जोक नहीं है, और वो बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की, जो कि 2 बार का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। और वो खुद से यहाँ पर कहते हैं ड्रू मैकिंटायर चल तेरे को मेरे से जो भी बात करिए तो सामने आ सकता है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं, वो रिंग में कहते हैं कि भाई तुम पूरी तरीके से डिजर्व करते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीतना। लेकिन वो ये कहते हैं तुमने जिस तरीके से चैंपियनशिप को जीता, तुमने इंजर्ड लेस्ली के ऊपर कैश इन किया था। उसके बाद वो कहते हैं लेकिन जब मेरे ऊपर भी मैं भी चैंपियनशिप हारा था तो लेस्ली ने मेरे को इंजर्ड किया था, तो यहाँ पर मामला बराबर सा हो गया। बट वो यहाँ पर चैलेंज करते हैं बिगी को एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच के लिए। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो डर्टी डॉग्स हैं यानी कि जिगलर एंड रूड वो आ जाते हैं और जिगलर यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम दोनों बंदे ना मुझे तुमको थैंक यू करना चाहिए। किस वजह से? फिर सबसे पहले बात करते हैं बिगी की, जिस समय बिगी लैंगस्टन हुआ करते थे, कैसे जिगलर ही उनको लेकर आए थे। आपको याद होगा ना 2013 के टाइम के आसपास, जब एक तरीके से जिगलर के बॉडीगार्ड वो हुआ करते थे। तो यहाँ पर वो बिगी की बात करते हैं। इसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं कि 2018 में जब मेन रोस्टर के ऊपर दोबारा से ड्रू मैकिंटायर आए थे तो उस समय भी जो जिगलर है वही उनके मेंटोर हुआ करते थे। अब थैंक यू तो वो बोलते नहीं है, लेकिन वो उनको तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं। जिसके बाद हमको ये डर्टी डॉग्स वर्सेस बिगी एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच
टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और क्योंकि यहाँ पर WWE को बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच भी सेटअप करना था, तो एंड में हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि जो बिगी हैं वो जिगलर के ऊपर बिग एंडिंग लगा रहे होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने अपने आप को टैग इन करके खुद से इस मैच को फिनिश करने का सोचा और उन्होंने जो है अपना फिनिशर क्लेमोर लगा दिया इस मैच के अंदर और जीत हासिल कर ली। और मैच खत्म होने के बाद बिगी ने भी अपना बिग एंडिंग जो है वो रॉबर्ट रूट के ऊपर लगाया और जो ड्रू मैकिंटायर है ना वो चैंपियनशिप थमा रहे होते हैं बिगी को, यानी उन्होंने चैंपियनशिप के ऊपर अपना हाथ रखा। अब बिगी कहते हैं अच्छा अगर तेरे को चैंपियनशिप चाहिए ना तो चल क्राउन जूल में एक मैच कर लेते हैं, यानी कि हमको यहां से पता चल गया कि WWE बिगी और ड्रू मैकिंटायर के बीच जो है क्राउन जूल में WWE चैंपियनशिप का मैच करवाने वाली है। अगेन यहां पर क्योंकि WWE को WWE चैंपियनशिप का मैच करवाना है तो उनको कोई भी यहां पर मैच डालना था, इस वजह से हमको ये सीन देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली ये दोनों काफी एक अच्छा मैच दे सकते हैं। हालांकि प्रेडिक्टेबल काफी ज्यादा होगा लेकिन फिर भी एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन के बीच जो है वो हो सकती है। स्टोरी लाइन तो नहीं, एक अच्छा मैच जरूर हो सकता है। इसके बाद गाइस केविन ओवेंस सबको देखने को मिलते हैं जो कि बड़ा अजीब सा सीन के अंदर थे। अकीरा टोजावा आते हैं, उनको मैच चाहिए। केविन ओवेंस कहते हैं भाई ये कौन बंदा आ गया, उन्होंने स्टनर लगा के जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब क्योंकि केविन ओवेंस के बारे में भी बात करते थोड़ी देर में, उनके साथ क्या सीन होने वाला है क्योंकि अभी ड्राफ्ट के रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे। इसके बाद गाइस हमको निकी ऐश और रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया एंड तमीना के बीच मैच देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर खास बताने के लिए है नहीं, जो चैंपियंस हैं निकी ऐश और रिया रिप्ली ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया। इसके बाद गाइस हमको गोल्डबर्ग देखने को मिलते हैं जहां पर वो रिंग के अंदर आकर कहते हैं कि जो बॉबी लैशली वो हमेशा ये कह रहा है कि उसने गलती से अटैक कर दिया था गोल्डबर्ग मेरे बेटे के ऊपर, गेज के ऊपर, लेकिन अब मैं उसको बताने वाला हूं कि उसने कितने गलत पंगे ले लिए। और उसके बाद जो है बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं भाई कि तू कैसे मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है, तेरे को मेरे से अपोलोजाइज करना चाहिए कि तू कैसे गलत तरीके से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि हाँ मैं अपोलोजाइज तो करूंगा लेकिन तेरी फैमिली को जो मैं तेरा हाल करने वाला हूं एक मैच करने के बाद तेरे साथ। अब लैशली कहते हैं अच्छा तेरे को मेरे साथ मैच चाहिए तो फिर मैं सिर्फ एक कंडीशन पर तेरे साथ मैच करूंगा और क्राउन जूल के अंदर ही मैच होगा अगर ये होगा एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। और गोल्डबर्ग कहते हैं अरे वाह भाई तूने तो मेरे दिल की बात कह ली, क्योंकि ये एक ऐसी स्टिपुलेशन है जिस स्टिपुलेशन के अंदर मैं तेरे को किल कर सकता हूं, मैं तेरे को खत्म कर सकता हूं, मैं तेरे को मार सकता हूं। और ये चीज सुनने के बाद लैशली कहते हैं कि अरे मतलब ये सोचते हैं कि अरे भाई ये मैंने गलत पंगे तो नहीं ले लिए कहीं स्टिपुलेशन लेके। इसके बाद गाइस जो गोल्डबर्ग का थीम है वो प्ले यहां पर होने लग जाता है और एक्चुअल में लैशली कहते हैं अरे रुको भाई रुको जरा, अब तुम खुद बताओ अगर तुम्हारे ऊपर पीछे से कोई बंदा अटैक करे तो उस टाइम पर तुम क्या करोगे। और गाइस ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो हर्ट बिजनेस के बंदे यानी कि शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर वो पीछे से आकर गोल्डबर्ग के ऊपर चढ़ जाते हैं और गोल्डबर्ग ने जो है दोनों को धो दिया, उन्होंने स्पीयर भी यहाँ पर लगाया और लैशली यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि यही वो चीज होती है जो कि मैंने भी करी थी जब पीछे से आकर तुम्हारे बेटे ने मेरे ऊपर अटैक किया था, यानी वो ये बता रहे होते हैं कि मेरी भी यहाँ पर कोई खास गलती नहीं थी। तो यहाँ पर जो लैशली और गोल्डबर्ग है अभी वो हमको ऐसे आमने सामने तो नहीं देखने को मिले लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली भी आपको पता है अभी क्राउन जूल होने में टाइम है तो उनके बीच जो स्टोरी लाइन है जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। और ये मैं कह सकता हूँ रॉ से एक देखने वाली चीज थी जहां पर हमको कुछ एक्शन में या फिर कुछ मजेदार चीज देखने को मिली। इसके बाद गाइस न्यू डे का अगेन मैच था शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में। ऑलरेडी ठुकाई तो हो ही चुकी थी और न्यू डे ने यहाँ पर जो है विक्ट्री भी हासिल कर ली। इसके बाद गाइस रैंडी ओर्टन को आंसर चाहिए होते हैं ऑमस से, उनको उन्होंने जो है शो पर पहले ही चैलेंज कर दिया होता है ऑमस को, जिसका जवाब उनको चाहिए होता है। रैंडी ओर्टन का जवाब देने के लिए एजे स्टाइल्स एंड ऑमस आते भी। एजे स्टाइल्स यहाँ पर आकर कहते हैं कि क्योंकि वो रॉ ब्रांड के ऊपर स्टे करेंगे तो वो जल्दी तुमसे चैंपियनशिप भी ले लेंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसा बोलते बोलते ही जो रैंडी ओर्टन है वो अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, उनके ऊपर वो पंचेस थ्रो करने लग जाते हैं और उसके बाद उन्होंने आरक्यू भी लगा दिया और ओमस काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं। मैच तो यहाँ पर ओमस और रैंडी ओर्टन के बीच नहीं हुआ लेकिन अपनी वो जो चुटकी है ना वो रैंडी ओर्टन लेकर चले गए, जिस पर ओमस जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद शो के मेन इवेंट की बात करें तो बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फेयर का यहाँ पर मैच था। रिंग साइड पर बेकी लिंच होती है, मैच के एंड में उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश करी जब बियांका ब्लेयर ने केओडी लगा दिया था। और गाइस इसके बाद हमको शो के बिल्कुल क्लोजिंग मूवमेंट के अंदर साशा बैंक्स भी देखने को मिली जिन्होंने बियांका ब्लेयर के साथ साथ अटैक किया बेकी लिंच के ऊपर ही और शो के एंड में उन्होंने स्टैंड टॉल किया। सही बताऊं तो आज का जो शो था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब इसी वजह से नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। क्राउन जूल तक जाने तक WWE बस जैसे तैसे गाड़ी को घसीटेगी और उसके बाद जब ड्राफ्ट का जो सीन है वो शुरू होगा ना, जब सुपरस्टार अपने अपने ब्रांड के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद प्रॉपर स्टोरी लाइन WWE शुरू करेगी। अब गाइस हम लोग ड्राफ्ट के रिजल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले राउंड 1 के अंदर हमको रॉ पर देखने को मिली ड्राफ्ट की पहली पिक बेकी लिंच, जो कि ऑब्वियसली मैंने किसी ने कमेंट किया था तो उसको मैंने रिप्लाई किया था कि हो सकता है। इसके बाद गाइस जो ऊसोस है वो आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर, यानी वो स्टे करेंगे जिस पर पॉल हेमन,
मैच बैक स्टेज जो है काफी लंबी सांस लेते हैं राहत की। लैशली गाइस रॉ के ऊपर रहने वाले हैं और जो साशा बैंक्स हैं वो रहेंगी स्मैकडाउन के ऊपर। राउंड 2 की बात करें तो गाइस यहाँ पर हमको बड़ी चीज देखने को मिली कि जो सेथ रॉलिंस हैं वो आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ये काफी बड़ी चीज हमको देखने को मिली इस वाली ड्राफ्ट के अंदर से। इसके अलावा जो नाकामोरा है वो स्मैकडाउन के ऊपर रहेंगे, डेमन प्रीस्ट रहेंगे रॉ के ऊपर। और ये एक और बड़ी चीज है कि जो शेमस हैं वो जाने वाले हैं रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर। राउंड 3 के ऊपर गाइस हमको ये पता चलता है कि जो एजे स्टाइल्स एंड ऑमस हैं वो स्टे करने वाले हैं रॉ के ऊपर, जैसे कि हमने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था। इसके अलावा शेना बेजलर जाने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर। अगेन हमने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भी ऐसा कहा था। केविन ओवंस गाइस रॉ ब्रांड के ऊपर आएंगे और एनएक्सटी से जो जाया ली हैं वो आने वाली हैं स्मैकडाउन के ऊपर। राउंड 4 की बात करें तो गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट्स जाने वाले हैं रॉ के ऊपर। अगर आपने हमारी प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही मेंशन किया था। और जो वाइकिंग रेडर्स है जिनको मैंने चाहा था कि वो जाएं स्मैकडाउन के ऊपर, वैसे ही गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहां पर डिसीजन लिया है। इसके अलावा गाइस जो फिन बैलर है वो जाने वाले हैं रॉ के ऊपर। अगर आपने हमारी प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो अगेन वहां पर भी मैंने ऐसा मेंशन किया था। तो काफी सारी प्रेडिक्शन जो है हमारे यहाँ पर सही है। इसके अलावा गाइस जो रिकोशे हैं वो जाने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर। राउंड 5 की बात करें तो यहाँ पर हमको कैरन क्रॉस देखने को मिलते हैं जो कि आएंगे, जो कि स्टे करेंगे रॉ के ऊपर। इसके अलावा हुम्बर्तो करियो एंड गार्जा होंगे स्मैकडाउन के ऊपर। एलेक्सा ब्लिस स्टे करेंगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर और जो सिजारो हैं वो भी स्टे करेंगे स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। और राउंड 6 जो कि फाइनल राउंड था इस ड्राफ्ट का, कार्मेला जो कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएंगी। रिज हॉलैंड अगर आपने एनएक्सटी के ऊपर देखा काफी डोमिनेंट है, वो होंगे स्मैकडाउन के ऊपर। गेबल स्टीवसन गाइस जो कि एक तरीके से आपको सरप्राइज करेगा नाम, वो आ रहे हैं बहुत जल्दी रॉ के ऊपर, यानी उनकी जो पूरी एनएक्सटी का टाइम है वो उन्होंने स्किप कर दिया है और वो आएंगे सीधा मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और बात करें यहाँ पर फाइनल पिक की तो स्मैकडाउन से होंगे सैमी ज़ेन स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। तो इस तरीके से ये थे सारे ड्राफ्ट के रिजल्ट्स मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। अगर गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कर दो इसे लाइक, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू guys in my next video.